ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने मध्य पूर्व के देशों का शुक्रिया करते हुए अब ये उम्मीद भी जताई है कि वो भी इजराइल को मान्यता देने वाले ऐतिहासिक अब्राहम समझौते में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप के बयान के बाद यहां पर अमेरिकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका समर्थन करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा। उन्होंने कहा, अगर बातचीत के जरिए ईरान अमेरिका संघर्ष का मामला सुलझ जाता है और क्षेत्र के जो मुस्लिम सहयोगी हैं, जो अरब सहयोगी हैं, अब्राहम समझौते में शामिल हो जाते हैं, तो यह मध्य पूर्व के इतिहास में सबसे असरदार समझौता होगा। उनकी तरफ से ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर लिखा गया। हालांकि ट्रंप ने अपने संदेश में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लिंडसे ग्राहम ने इस सिलसिले में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान का जिक्र किया। ग्राहम ने साथ ही चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, अगर ये देश ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसमें टकराव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात उन्होंने कही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी शर्त रखी गई है ईरान युद्ध के बीच, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मुस्लिम देश अब इजराइल को, जिनका जिक्र हो रहा है, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान, इजराइल को मान्यता देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उन्हीं के जो नेता हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि नहीं तो टकराव देखने को मिल सकता है, रिश्तों में खटास देखने को मिल सकती है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बयान है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और जिसको कि इंडोर्स किया है लिंडसे ग्राहम ने, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता हैं, सीनेटर हैं। तो और देखिए, मैं स्वयं इस बात को अभी 2 ही दिन पहले किसी एक चैनल पर मैं डिस्कस भी कर रहा था कि जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है उसको अगर उसका वास्तविक रिजोल्यूशन अगर निकलना है तो उसके लिए अब्राहम एकॉर्ड्स को क्या जो प्रोसेस चल रहा था, जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, जिसमें कि यूएई ने, बहरीन जैसे राष्ट्रों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, और सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्निशन देने के बारे में विचार कर रहा था। 2 अन्य राष्ट्रों ने भी इसको रिकॉग्निशन दी थी। तो जाहिर है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो पीस प्रोसेस और रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस अगर फिर से बैक ऑन ट्रैक होता है और मिडिल ईस्ट रीजन के अन्य राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्निशन देने की तरफ बढ़ते हैं, तो जाहिर है ये सबसे बड़ी विजय होगी। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो एक आतंकी सोच, एक शैतानी सोच जिसको मैं कहता हूं, वो है, उसका समाधान अगर कुछ है तो वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। और अब्राहम एकॉर्ड्स डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस को ही सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। 2020 में ये अब्राहम एकॉर्ड साइन हुए थे, जिसमें कि ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और देखिए, आज के इस वैश्विक परिवेश में कि जब आतंकियों के द्वारा और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के द्वारा, शैतानी ताकतों के द्वारा लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सभ्यताएं टकराएं, धर्म टकराएं, धर्म युद्ध इत्यादि हो, ऐसे में अगर धर्मों के बीच में, सिविलाइजेशन के बीच में संवाद आगे बढ़ता है तो ये आतंकी विचारधारा पर सबसे बड़ी जीत होगी। ये किसी भी शैतानी विचारधारा को पराजित करने की सबसे बड़ा उसका एक जरिया है कि आप सभ्यताओं के बीच में संवाद को बढ़ावा दें। और अब्राहम एकॉर्ड्स इसी वजह से सामने आए थे। और देखिए सोनम जी, इसका परिणाम ये हुआ था कि अब्राहम एकॉर्ड्स जब साइन होना शुरू हुए तो जैसे कि मैंने बताया कि यूएई, बहरीन जैसे राष्ट्रों ने, 2 अन्य राष्ट्रों ने भी इजराइल को रिकॉग्निशन दिया। सऊदी अरेबिया भी रिकॉग्नाइज करने की विचार कर रहा था। I2U2 का इनिशिएटिव सामने आया। इंडिया, जिसमें कि भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई साथ में थे। I2U और के साथ साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव सामने आया, जिसमें कि भारत गहरे तरीके से लाभान्वित होता। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा यूरोप इससे गहरे तरीके से लाभान्वित होता। अमेरिका तो के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को सी केबल्स के माध्यम से अमेरिका तक ले जाने की, कनेक्ट करने की उनका विजन है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि जो ये अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसमें अन्य राष्ट्र भी शामिल होते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ये किसी भी रेडिकलाइज्ड सोच को, किसी भी आतंकी सोच को, किसी भी ऐसी सोच जो कि सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की एडवोकेसी करती हो, उसके ऊपर अगर विजय हासिल करनी है तो ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करना होगा। और मैं मानता हूं
कि डोनाल्ड ट्रंप और लिंडसे ग्राहम के ये जो विचार है इसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए और इस तरीके की प्रयास किए जाने चाहिए कि जहां तक एक तरफ यूएस ईरान के बीच में बातचीत तो चली रही है, लेकिन साथ ही साथ जो ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था वो भी आगे बढ़ता रहे। और एक बात मैं और भी ऐड करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था उसी को डिसरप्ट करने के लिए हमास नामक आतंकी संगठन ने, जो कि एक ईरानियन टेरर प्रॉक्सी था, उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। इजराइल का जो रीजनल इंटीग्रेशन होता जा रहा था, इजराइल को जो मान्यता मिलती जा रही थी, उसको ईरान बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। ये बात बहुत स्पष्ट है और उसके पाले हुए आतंकी संगठन नहीं पसंद कर रहे थे। तो ये जो आतंकी विचारधारा है इसके ऊपर जो काइनेटिक एक्शन जो इजराइल ने लिया, अमेरिका जो अभी ले रहा है, वो तो अपनी एक तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ यदि अब्राहम एकॉर्ड्स को भी हम पुश करते हैं और अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रक्रिया अगर तेज गति से आगे बढ़ती है, जिसको कि आतंकी सोच वाले जो राष्ट्र हैं और तंजीमें हैं वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, और ये प्रक्रिया यदि आगे बढ़ती है तो ये आतंकवाद पर सबसे बड़ी जीत होगी। और इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में जाकर कहा था कि अभी अब्राहम एकॉर्ड्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है। काइनेटिक एक्शन आतंकवाद के खिलाफ, अतिवाद के खिलाफ, रेडिकलाइज्ड मानसिकता के खिलाफ तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ डायलॉग भी होना चाहिए और तभी जा करके हम रेडिकलाइजेशन पर, आतंकवादी सोच पर विजय पा सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विचार डोनाल्ड ट्रंप और लिंडसे ग्राहम के हैं और ये इसको पुश किए जाने की आवश्यकता है। जी सर, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया, तो आपको लगता है कि क्या सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, पाकिस्तान तो खुलकर यहाँ पर इजराइल का विरोध करता हुआ भी नजर आया और पाकिस्तान में ही हमने देखा कि पाकिस्तानी जो सरकार है उनका विरोध भी यहाँ पर लगातार इजराइल के मुद्दे पर देखने को मिला है। तो क्या हम जब बात कर रहे हैं कि इजराइल और सऊदी अरब के जो राजनयिक संबंध है उनकी बहाली की उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? आपके मुताबिक आपको लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम देशों के सामने अब जो एक नई मुसीबत आई है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब्राहम समझौते को लेकर, तो क्या यहाँ पर ट्रंप के साथ चलते हुए ये मुस्लिम देश नजर आएंगे? आशा की जानी चाहिए। और देखिए, यूएई जब इजराइल के साथ न सिर्फ इंटरेक्शन कर सकता है बल्कि उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, और अब तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ने अपने अनेकों डिफेंस इक्विपमेंट्स यूएई में तैनात करने शुरू किए हैं। दोनों के बीच की जो संबंध है वो लगातार बेहतर होती जा रहे हैं। बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है पहले से ही, 2 अन्य अरब राष्ट्रों ने पहले से इसको रिकॉग्निशन दी है। सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन और डायलॉग की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और सऊदी अरेबिया भी इजराइल के संदर्भ में सकारात्मक रुख अब रखने लगा है। और जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के पहले सऊदी अरेबिया बहुत गंभीरता के साथ इस बात पर विचार कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उसको पुश भी कर रहे थे कि वो भी यूएई की तरीके से इजराइल को रिकॉग्निशन दे, और जिसको को रोकने के लिए, जैसा मैंने बताया, इतनी बड़ी साजिश इजराइल के खिलाफ रच दी गई, उसके ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला कर दिया गया ताकि टकराव पैदा हो जाए, एक घृणा का वातावरण पैदा हो जाए और सभ्यताएं आपस में टकराने लगे। ये तो इस तरीके की जो साजिश है वो की गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो देखिए पाकिस्तान की जो मानसिकता वो ईरान की इस्लामिक रिजीम जैसी मानसिकता है। पाकिस्तान अभी भी इजराइल के बारे में नफरत वाले सोच रखता है, और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो ईरान की इस्लामिक रिजीम हो, चाहे वो पाकिस्तान जैसा एक आतंकपरस्त राष्ट्र हो, और ये दोनों राष्ट्र आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े राष्ट्र हैं। 2 ही ऐसे राष्ट्र हैं कि जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं, वो है ईरान और पाकिस्तान, और ईरान में भी ईरान की इस्लामिक रिजीम। तो ये मेरा मानना है कि जो अन्य राष्ट्र, यदि सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, यूएई बहरीन ने कर रखा है, तो ऐसे में यदि अन्य राष्ट्र आगे बढ़ेंगे और अब्राहम एकॉर्ड्स आगे बढ़ेगा तो ये ईरान के इस्लामिक रिजीम को भी सोचने पर मजबूर करेगा। और जैसा कि मैं लगातार इस बात को आर्ग्यू करता हूं कि जब सऊदी अरेबिया और बहरीन और यूएई जैसे राष्ट्र इजराइल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में कदम बढ़ा सकते हैं, तो फिर ईरान की इस्लामिक रिजीम क्यों नहीं कर सकती, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आखिर ऐसा क्या है? क्या यहूदियों को इस धरती पर रहने का हक नहीं है? क्या उनको अपनी मदरलैंड को रखने का हक नहीं है? इतनी नफरत क्यों?
तो ये मेरा मानना है कि अन्य राष्ट्र यदि उसको रिकॉग्नाइज करते जाएंगे तो ये जो बहुत ही हार्डेंड और रेडिकलाइज मानसिकता वाले जो राष्ट्र हैं या रिजीम्स हैं, पाकिस्तान और ईरान की इस्लामिक रिजीम, वो भी सोचने पर मजबूर होगी और उनके पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि वो इजराइल को के साथ सम्मान के साथ पेश आए, उसके साथ इंटरेक्शन करें और उसके साथ एक विश्वास बहाली के लिए कदम बढ़ाएं। और ये मेरा मानना है कि काइनेटिक एक्शन तो एक जगह एक बात है, लेकिन साथ ही साथ ये जो डिप्लोमेटिक एक्शन अगर लिया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसके माध्यम से हम रेडिकलाइज्ड मानसिकता पर, आतंकी मानसिकता पर, शैतानी मानसिकता पर विजय पा सकते हैं। जी सर, जाते जाते आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त चीन में उनकी चिनफिंग से मुलाकात हुई, तो यहाँ पर किन मुद्दों पर बातचीत हुई? क्योंकि हमने देखा कि ईरान युद्ध को लेकर जो समझौता है, जो युद्ध विराम है, उसको लेकर पाकिस्तान लगातार कोशिश करता हुआ नजर आया। 2 बार उसे यहाँ पर विफलता हासिल हुई, सफलता नहीं हाथ लगी, लेकिन अब जो है दोबारा से कोशिशें कर रहा है। वो चीन में मुलाकात हुई। आखिर चीन में क्या खिचड़ी पक रही है? चीन में कौन सा खेल चल रहा है? क्योंकि चीन भी लगातार कोशिश कर रहा है पर्दे के पीछे से कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईरान के तेल का जो सबसे बड़ा बायर है वो चीन ही है और यहाँ पर उसको भी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सोनम जी, मैं चाइना की जो भूमिका है तो वो वेस्ट एशिया की क्राइसिस के रेजोल्यूशन में महत्वपूर्ण मानता हूँ। और जो इस्लामाबाद में जो पहले दौर की वार्ता यूएस और ईरान के बीच में हुई थी, उसमें पाकिस्तान की भूमिका तो एक मात्र मैसेंजर की ही थी, एक पोस्टमैन की भूमिका थी और उससे ज्यादा मैं उसकी भूमिका में नहीं देखता। लेकिन जो ईरान की इस्लामिक रिजीम को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के सामने लाने में जो एक बड़ी सफलता मिली, और ये जाहिर है कि एक ऐतिहासिक क्षण था कि जब इस तरीके के एडवर्सोरियल शत्रुतापूर्ण रुख रखने वाले जो 2 राष्ट्र ईरान और यूएस के टॉप जो ऑफिशियल्स एक दूसरे के साथ बैठे, तो उसमें चाइना ने बैकग्राउंड के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाई। और उस समय भी पाकिस्तान की टॉप ऑफिसर की तरफ से चाइना के साथ लगातार संपर्क बना करके रखा गया था, विजिट्स भी हुई थी और अभी तो शहबाज शरीफ स्वयं वहां पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि वो जरूर इस बात को चाइना को अवगत कराएंगे और जो मैसेंजर की भूमिका पाकिस्तान लगातार निभा भी रहा है कि वो सारे जो प्रयास वो कर रहा है उसके बारे में उसने जरूर चाइना को अवगत कराया होगा। और चाइना और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है वो तो क्लोज रिलेशनशिप है और वो तो अनेक मुद्दों पर, अनेक विषयों पर चर्चा हुई होगी। जो CPEC के जो विषय हैं, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान जो कॉरिडोर का है उसमें जो, और जाहिर है कि देखिए पाकिस्तान को चाइना ने लगभग अपनी आर्थिक जद में ले रखा है। $62 बिलियन का जो निवेश है उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान को चाइना ने अपने कर्ज की जाल में फंसा रखा है, ये बात बहुत स्पष्ट है। उन सारे विषयों पर भी चर्चा हुई होगी। तो लेकिन वेस्ट एशिया की क्राइसिस का जहां तक प्रश्न है उसमें जरूर चाइना ने पाकिस्तान से सारी इंफॉर्मेशन मांगी होगी और जो कि अवश्य चाइना को पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन दी होगी कि क्या क्या चल रहा है। और आगे आने वाले समय में अगर कोई सहमति बनती है, अगर ये पीस डील कोई होती है, तो उसमें चाइना की भूमिका भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। और चाइना भी इस बात को लेकर के लगातार आशंकित है, चिंतित है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अगर ऐसे ही ब्लॉकेज रहा तो उसके अपने हित बहुत प्रभावित है। और देखिए चाइना के बारे में मैं बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है, उसके अपने स्वार्थों पर कोई आंच आती है तो वो जाहिर है कि वो विचलित हो जाता है और वो फिर वो ये नहीं देखता कि उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे एफर्ट्स लेता है। तो चाइना जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत गहरे तरीके से और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहा है और उसके हित बहुत सीरियसली और गंभीर तरीके से प्रभावित हैं। तो चाइना भी चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्मलाइजेशन हो और वहां पर कोई टोल टैक्स वगैरह न वसूले जाए। तो ये अवश्य मैं देखता हूं कि चाइना की भूमिका वेस्ट एशिया की क्राइसिस को रिजॉल्व करने में और विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी और भी जो देश और दुनिया की तमाम खबरें हैं उनको देखने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।